हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अर्थशास्त्र का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं तो वो सारी इस चैप्टर में कवर आपकी की जाएंगी। विषय सामग्री, महत्व, ठीक है, और अलग अलग परिभाषाएं। इस चैप्टर से बड़ा प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। इससे सिर्फ 2 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन ही आते हैं और वही आपको करवाए जाएंगे। होपफुली आज के इस लेक्चर में हमारे ये 2 मार्कर्स समाप्त हो जाएंगे। तो पहली ही हमारी जो परिभाषा है, पहला जो क्वेश्चन बनता है एज अ 2 मार्कर कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो वह शास्त्र है। शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो एक नियमों का एक विषय है, ठीक है ना, जिसमें कुछ उस विषय से संबंधित ज्ञान है, जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न विकल्पों वाले सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, मनुष्य के उन का मतलब क्या है कि सभी कार्यों का नहीं, सभी कार्यों का नहीं अध्ययन किया जाता। उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो सिर्फ किससे संबंधित है, विभिन्न विकल्पों वाले, यानी कि जो साधन हैं उनके बहुत सारे विकल्प हैं, उनका सिर्फ एक कार्य नहीं है, बहुत से कार्य हैं। सीमित साधन हैं, हमारे पास जो साधन है वो सीमित हैं। हर देश के पास, हर व्यक्ति के पास, हर समाज के पास जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। अगर असीमित मात्रा में साधन होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है, यानी कि सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जो व्यवहार है सिर्फ उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। एक व्यक्ति के बहुत से व्यवहार हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो अर्थशास्त्र में हम सिर्फ कौन से व्यवहार का अध्ययन करेंगे, आर्थिक अध्ययन का। और यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो साधन हैं वो सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित है और उन साधनों के बहुत से प्रयोग हैं। अगर हम ध्यान दें, हमारे समाज की, हर व्यक्ति की, हर देश की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित। हम नई नई चीज़ें चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, बढ़ती जाती हैं। मान लो हमारे पास मकान आ गया, फिर हम सोचते हैं कि इससे बड़ा मकान होना चाहिए। हमारे पास कार आ गई तो एक बार वो कार लेके हम सोचते हैं कि इससे बड़ी कार होनी चाहिए। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पूरा करने से संबंधित जो हमारे पास साधन हैं वो क्या हैं, सिर्फ सीमित मात्रा में है। तो और उन सीमित मात्रा में जो साधन हैं उनके भी बहुत से प्रयोग हैं। तो अब हमें ये भी जो वो है निर्णय लेना पड़ता है कि इन सीमित साधनों का पहले कहाँ पर प्रयोग किया जाए, ठीक है। जैसे भूमि ही अगर हम उदाहरण लें, भूमि एक सीमित मात्रा में पाया जाने वाला साधन है। तो जब वो सीमित मात्रा में पाया जाने वाला तो ये निर्णय लेना पड़ता है हर समाज को कि उसका प्रयोग कृषि के लिए किया जाए, उसका प्रयोग कारखाने बनाने के लिए किया जाए, या घर बनाने के लिए किया जाए, या नहरों के लिए किया जाए, ठीक है। तो कहाँ पर किया जाए, या पार्क बनाने के लिए किया जाए, तो कहाँ पर उस सीमित साधन का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर
अर्थशास्त्र को अलग अलग परिभाषाओं से परिभाषित किया गया, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 भागों में इन परिभाषाओं को बांटा जाता है। पहली है धन संबंधी परिभाषा। यह परिभाषा आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, अब अगर एक प्रश्न यह भी बनता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो वो कौन है? एडम स्मिथ। उसने 1776 में, अभी ये याद करना है, अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये पुस्तक, ये साल, ये आपका 1 मार्कर में आ सकता है और आता भी है, ठीक है। ये परिभाषा आपकी अलग से भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन बना के कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दीजिए। तो इसके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्रों की धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अब राष्ट्रों के धन की प्रकृति, धन क्या है? इन्होंने धन किसको कहा है? सीमित साधनों को इन्होंने धन कहा है। हम अगर देखें, कोई भी जो वस्तु है वो अगर असीमित मात्रा में पाई जाएगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। जैसे कि आज हवा है, आज हवा असीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका कुछ ही लोग प्रयोग कर सकते हैं। मेरे सांस लेने से किसी दूसरे के सांस लेने के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी का मतलब असीमित मात्रा में होता है। तो जब फर्क नहीं पड़ता तो आज के समय में हवा का कोई भी मूल्य नहीं है, ठीक है। पानी, कुछ साल पहले पानी का भी इसी प्रकार से था कि उसका मूल्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पीने योग्य पानी कम होता चला गया, उसकी जो उपलब्धता है उसकी मांग के मुकाबले कम होती चली गई, तो पानी का भी मूल्य होने लगा, ठीक है। जब वो नदियों में साफ बहता था, कम लोगों की आवश्यकताएं थी, तो उस समय पानी का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में है। तो ऐसे ही अगर आने वाले समय में हवा, जो शुद्ध हवा है, वो कम होती चली जाएगी, तो क्या पता ये भी सांस लेने योग्य जो हवा है वो भी उसमें सिलेंडरों में बंद होकर, जैसे आजकल पानी बोतलों में बंद होकर बिकता है, उसी प्रकार वो सिलेंडरों में बंद होकर बिकने लगे। ये संभव है। तो अब इस परिभाषा में कुछ जो आने वाले अर्थशास्त्री थे उनको कमियां लगी। उनको लगा कि ये तो सिर्फ अर्थशास्त्र को सीमित शब्दों में परिभाषित कर रहा है, वो सिर्फ उसको धन तक ही सीमित रख रहा है। तो आने वाले अर्थशास्त्रियों ने उसको थोड़ा विस्तृत रूप देने की कोशिश की। तो इसको उसमें दूसरी हमारी परिभाषा आती है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ये किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है, ठीक है ना। तो किसका अध्ययन है? मानव जाति का। पशुओं का अध्ययन नहीं है ये, ठीक है। बंदरों का अध्ययन नहीं है। किसका? मानव जाति का। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग, अब यहाँ पर भी उस भाग यानी कि सभी कार्यों का अध्ययन नहीं करता, सिर्फ मनुष्य के एक भाग का या समाज के एक भाग के कार्यों का अध्ययन करता है। कौन से कार्य हैं वो? जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका प्रयोग करने से है। तो अब इसने क्या कहा कि हमें सिर्फ धन की प्रकृति और कारणों की खोज ही नहीं करनी, सिर्फ धन को इकट्ठा नहीं करना, उस धन का प्रयोग क्या मानव कल्याण के लिए हो रहा है या नहीं, इसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र में करना है। जिनका घनिष्ठ संबंध किससे है? कल्याण पदार्थ करने वाले। तो इसने क्या जोड़ा इसमें? कल्याण। तो उसको जो अर्थशास्त्र है उसको इसने थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत रूप दिया, ठीक है। तो हमें ये याद रखना, 1890, डॉक्टर मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे याद रहनी चाहिए। तीसरी परिभाषा, अब जो आने वाले अर्थशास्त्री थे उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा में भी कमियां निकाली। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ कल्याण से ही संबंधित है और तो ये कि कोई चीज़ का अध्ययन करता नहीं। तो अब उन्होंने एक जो अगले आने वाले अर्थशास्त्री थे उन्होंने नई परिभाषा दी, जिसको हम कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा। यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब इसने कल्याण से आगे बढ़कर सिर्फ क्या कहा कि सीमित साधनों से
जो अपने विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने से संबंधित जो मानवीय व्यवहार है उसका अध्ययन ये अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, तो यहाँ तक 3 परिभाषाएं हमारी होगी, जिसने पिछले वाली परिभाषा में कुछ कमी बताई और उसमें कुछ ऐड ऑन किया, नई चीज़ जोड़ी और उसके एक नई परिभाषा दी। अब इन परिभाषाओं से भी बढ़कर एक अगली परिभाषा आती है विकास केंद्रित परिभाषा, जिसमें ये लगभग सभी परिभाषाएं वो शामिल की गई हैं। इस परिभाषा को आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्ग्यूसन आदि ने दी। यह अर्थशास्त्र की एक विस्तृत परिभाषा है। कई बार अगर प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा दें, तो उचित परिभाषा में हमें ये परिभाषा देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सभी परिभाषाओं का निचोड़ है, जिसमें अन्य परिभाषाओं को भी शामिल किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग से है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर को तेज किया जा सके तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सके। तो अब सीमित साधनों का क्या करना है, कुशलतम बंटवारा तो करना ही है और उनका उपयोग भी करना है, और किस प्रकार किया जाना है ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके। अभी तक हमने कल्याण की बात की, अभी तक हमने सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करने तक हम सीमित थे, दुर्लभ साधनों तक सीमित थे, लेकिन अब हमें अपने विकास को भी ध्यान में रखना है और अपने विकास की गति को बढ़ाना है। तो ये इस प्रकार ये जो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, 4 परिभाषाएं, वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसमें आपको ये सारा कुछ कि कौन सी पुस्तक है, किसने दी, किस वर्ष ये परिभाषा आई और क्या परिभाषा थी, तो ये अलग अलग भी इनको अलग अलग परिभाषाओं को पूछ सकता है। जैसे धन संबंधी परिभाषा क्या है, ठीक है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है और विकास केंद्रित परिभाषा क्या है, तो ये अलग अलग भी पूछ सकता है 2 मार्कर में। उससे अगला हमारा जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के 2 मूल अंश कौन से हैं। अर्थशास्त्र को 2 बड़े भागों में बांट दिया गया है। सिर्फ ये समझने के लिए बांटा, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसको अलग अलग कर सकते हैं। इनके बहुत से जो कंसेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से परस्पर निर्भर हैं और इनमें जो वो मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक मोटे तौर पर इनको अलग अलग करके देखा गया है। तो सबसे पहले इसका जो इनको 2 भागों में बांटने का जो काम किया वो नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। ये फ्रिश है, यहाँ पे फ्रिश। कौन से में? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं तथा समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, ठीक है ना, व्यक्तिगत बाजार आदि। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अब ये पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को क्या कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए माइक्रो। और माइक्रो का एक शब्द किससे आया? ग्रीक भाषा के माइक्रोज, और इसका अर्थ क्या है? छोटा। तो ये अलग अलग हमारे 1 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि माइक्रोज ग्रीक भाषा से माइक्रोज से लिया गया है, इसका अर्थ छोटा है, ठीक है। और व्यक्तिगत, अब ये जो व्यय है व्यष्टि का और ये व्यक्तिगत, हम इसको ऐसे याद करते हैं, व्यय व्यष्टि, व्यय व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत स्तर पर जब आर्थिक समस्याओं और आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं तथा समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, बेरोजगारी, कीमत स्तर। यानी कि जब हम सभी को मिला दें, जैसे राष्ट्रीय आय, सभी देश के लोगों की आय को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय। समग्र मांग, सभी लोगों की मांग को जोड़ दें तो समग्र मांग। यानी कि अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? सभी को जोड़ रहे हैं। व्यष्टि में क्या कर रहे थे? हम अलग अलग का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम सभी को जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में समष्टि को क्या कहा जाता है? मैक्रो,
और अंग्रेजी भाषा का ये शब्द किससे लिया, ग्रीक भाषा के मैक्रोस, और जिसका अर्थ क्या है, बड़ा। तो यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब हम आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद है तीसरा हमारा क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री क्या है। अब विषय सामग्री क्या होती है भाई, उस विषय में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो उस विषय में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे चैप्टर्स हैं। तो अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर्स को भी ध्यान में रखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जो वो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जो उनमें हम पढ़ रहे हैं, वही तो इसकी विषय सामग्री है, वही तो इसका अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला है मांग का सिद्धांत, जो हम चौथे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों, मांग की लोच, मांग के सिद्धांत और अपवादों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। तो जो चैप्टर हम करेंगे सारे टॉपिक्स उसमें आएंगे, तो आप इसको याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। उत्पादन का सिद्धांत, अब इसमें क्या करेंगे, उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन फलन, उत्पादन के नियम, इसका अध्ययन हम करेंगे। ये हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, 6th चैप्टर। उसके बाद कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत मांग तथा पूर्ति की दशाओं तथा बाजार संतुलन का। अब जब मांग और पूर्ति जहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है, तो ये हम जाकर 12वें चैप्टर में करेंगे। उसके बाद साधन कीमत का, वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका उत्पादन के साधनों में साधन कीमत अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि के रूप में बंटवारा कर दिया जाता है। मजदूर को क्या मिलेगी, मजदूरी, पूंजी को क्या मिलेगा, ब्याज, भूमि को क्या मिलेगा, लगान, और उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। तो इस प्रश्न से मतलब पेपर में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमें फिर भी इसका पता होना चाहिए। उसके बाद अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थ स्पष्ट कीजिए कि भाई वास्तविक और आदर्शात्मक रूप में विज्ञान कैसे है। ये पहली तो बात, अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का मतलब है एक ऐसा विषय जो बार बार किए गए नियमों पर आधारित हो। ठीक है, जब एक परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण को बार बार किया जाता है तो कोई नियम आता है और उस नियम को भी हम उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो जब कुछ सार्वभौमिक नियम होते हैं जो समय और स्थान पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि मान लो गुरुत्वाकर्षण का बल, जो जब दिया गया था तब भी लागू था, आज भी लागू है, जो अमेरिका में भी लागू है और भारत में भी लागू है, यानी कि ना तो समय का कोई परिवर्तन उस पर पड़ा असर, ना ही स्थान का। तो ऐसी जब नियम होते हैं सार्वभौमिक, तो उन विज्ञानों को हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, जहाँ पर नियम इतने ज़्यादा सार्वभौमिक नहीं है और उन पर समय और स्थान का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो शर्तों पर आधारित नियम होते हैं, तो ऐसे नियमों के से संबंधित जो विषय होते हैं उनको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सामाजिक विज्ञान है। और फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ये क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो और कला क्या होती है कि जो नियम है, जो ज्ञान है, उसको व्यवहार में कैसे उसका प्रयोग करें। अब वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको ज्ञान तो है, ठीक है, नियमों का उसको पता है, लेकिन उनका प्रयोग किस प्रकार करना है, अब वो उसके कुशलता पर निर्भर करेगा, उसके कौशल पर निर्भर करेगा। तो विज्ञान है, कला भी है। अब विज्ञान भी दो प्रकार की है, सामाजिक विज्ञान भी, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान तो है, सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान में जो दो होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान, उसमें अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो पहला है वास्तविक विज्ञान। तो अर्थशास्त्र के जिस भाग में वास्तविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। इसका संबंध क्या है, क्या था, क्या होगा से है। यानी क्या था, भारत में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कितनी बेरोजगारी थी, ठीक है, कितनी महंगाई थी, कितनी लोगों की आय थी, तो थी, या क्या होगा, ठीक है ना, या क्या है, आज कितनी बेरोजगारी है, आज कितनी गरीबी है,
आज लोगों की आय कितनी है या आने वाले समय में कितनी होगी। अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं, ये थी या नहीं थी, ठीक है ना। हम जो आंकड़े हैं उनका प्रयोग करके हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो वास्तव में थी या नहीं थी। तो ये है वास्तविक स्थिति, जो है वास्तविक, जो वास्तविक तथ्य हैं और जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। तो क्या है, क्या था, क्या होगा। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के जिस भाग में आदर्शात्मक कथनों का अध्ययन किया जाता है उसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। आदर्शात्मक कथनों का संबंध क्या होना चाहिए से है, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चीज़ की चाहत करते हैं, ऐसा होना चाहिए, हम एक उसको आदर्श मानते हैं, एक सबसे अच्छी स्थिति मानते हैं। जैसे हम कई बार बच्चों को बोलते हैं क्लास में कि बच्चों को मेहनती होना चाहिए, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बच्चों को अपना काम समय पर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चाहिए। हम ऐसी इच्छा करते हैं, हम एक आदर्श बालक की जो रूप है, पिक्चर है, वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब जरूरी तो नहीं ना बच्चे ऐसे हों, तो हम इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आदर्शों तक ही सीमित है। तो आदर्शात्मक, जैसे हम कहते हैं कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, लोगों की ज़्यादा आय होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आदर्श हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व स्पष्ट करें, का महत्व, ये यहाँ पे डबल आ गया, सॉरी, महत्व स्पष्ट करें। तो पहला है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि की कार्यकुशलता का पता चलता है। तो जब हम अलग अलग उनका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उपभोक्ता का करते हैं, उत्पादक का करते हैं, ठीक है, मांग का करते हैं, पूर्ति का करते हैं, फिर बाजार का करते हैं, दोनों की मांग और पूर्ति का, तो उससे हमें अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का पता चलता है। दूसरा, भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के आधार पर आर्थिक भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं कि जैसे यदि मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ने की संभावना होगी। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तीसरा, आर्थिक नीतियाँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीतियों को बनाने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है। अब इसके मान लो कीमतें बढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि मांग बढ़ी हुई है या कीमत पूर्ति कम है, या उपभोक्ता किस वस्तु की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके आधार पर हम नीतियाँ बना सकते हैं। और फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक कल्याण से संबंधित आर्थिक नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार ये हमारी इस चैप्टर के जो सभी लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे अगले वाले पार्ट में आपको इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।